हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज की इस शानदार वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑब्जेक्ट्स। और अगर आपने पहले से कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रखी है जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सिंपल लगेगी। बट ध्यान से देखना, क्योंकि यार यहाँ पे उन लैंग्वेजेस से टॉपिक्स जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि सारे वेरिएबल्स एक ऑब्जेक्ट है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं बाद में, अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे की वैल्यू के पेयर्स को हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक कोर्स की ऐप का। जैसे कि आपने अपनी कक्षा की वेबसाइट देखी है, तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हमने डाले हैं। तो उन कोर्सेज़ को जब हम दिखाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट ही वहीं पे आता है, जो आपको हर कोर्स का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जो आपको दिखता है। और वो दिखता बहुत अलग तरीके से, क्योंकि हम फ्रंट एंड में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, बट हम कोर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम किसी भी कोर्स में स्टोर करवाएंगे लेक्चर्स कितने होंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे 10 लेक्चर्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टोर किया 10, ठीक है। फिर मैंने कहा सेक्शन हमारा कितने होने वाले हैं, अलग अलग सेक्शंस जो होते हैं कोर्स के अंदर। तो मान लो मैंने कहा 3 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने कहा हमको यहाँ पे टाइटल स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट्स किस प्रकार से हेल्प करता है और हम क्यों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली यार मान लो आपको ऐसे 100 अलग अलग कोर्सेज बनाने हैं, जिसके अंदर सिर्फ ये वैल्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होने वाली है एक पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर इस वेरिएबल को अलग 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 बार बार यहाँ पे रीयूज़ करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली यार वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको वेरिएबल्स के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको बहुत कोड को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कभी कोड को रीयूज़ करना, ठीक है। तो इसी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो देखते हैं यार ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। हालांकि मैं आपको रेफरेंट टाइप्स के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बता चुका हूँ कैसे हम यूज़ करते हैं, बट फिर भी हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे कोर्स। और उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं लेक्चर्स को के इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कोर्स है उसके अंदर के जो वेरिएबल्स या फिर मैं कीज कहूँ, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस सेक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये कोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सेक्शन, और उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी है 3, ठीक है। और ध्यान रखना यार, ऊपर वेरिएबल में मैंने इज इक्वल टू लगाया है और यहाँ पे कॉलन, ठीक है। और हर वेरिएबल को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सेमी कॉलन्स का यूज़ करते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में चीज़ें अलग है। यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा कॉमा। और नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी टाइटल, और उसमें मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमको नोट्स स्टोर करवाने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही, जिसे हम नेस्टिंग कहेंगे, है ना। कभी भी हम एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम नेस्टिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है, हमको इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में मैंने लिखा वेलकम टू JS कोर्स, ओके। तो यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब एक और चीज़ रहती है हमारी फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फंक्शन बना के बताता हूँ। नॉर्मली हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड लिख के, और उसके बाद में हम एनरोल नाम का यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रहे हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो बेसिकली इस फंक्शन का काम है कि कोर्स में यूज़र को एनरोल करना, ठीक है। तो यूज़र जैसे ही इस फंक्शन को यूज़ करेगा किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे कंसोल लॉग हम करवा देंगे, क्या, यू आर सक्सेसफुली एनरोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं।
अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब हम फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर से यार हमारे जैसे वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हमने कहा था प्रॉपर्टी, उसी तरह से यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनरोल और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है पैरेंथेसिस और फिर इन पैरेंथेसिस के बाद में कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर हमारा सेम यही वाला कोड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको अब बनाने के और अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गो लाइव पे क्लिक कर रखा है और यहाँ पे आप कंसोल देख सकते हो जिसके अंदर हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड को या फिर हमको प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो हम कोर्स यानी हमारा ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट लगा के उस जो भी प्रॉपर्टी या मेथड है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एनरोल मेथड को कॉल करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एनरोल लिखा, फिर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए और जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर सक्सेसफुली एनरोल्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमको लेक्चर ये जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करना हो तो हम कंसोल लॉग लिखते हैं और फिर से हमारा कोर्स डॉट टाइटल को एक बार हम एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ये जो टाइटल है वो हमारा आउटपुट में आ रहा है। इसी तरह से यार आप पूरे ऑब्जेक्ट को भी कंसोल करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हमको कंसोल में दिख रहा है जिसमें इसकी प्रॉपर्टी, फंक्शन, सारी चीज़ें हमको दिख रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक खास बात होती है कि इनका जो नेचर है वो डायनामिक होता है। मतलब हम रन टाइम में, मतलब हमारा जब कोड रन कर रहा होगा उसी बीच हम मतलब नए नए प्रॉपर्टीज़ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोर्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो बन रखा है, तो अब हमको इसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी बनानी है तो हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहीं पे कोर्स डॉट नई प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं प्राइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस और इज इक्वल टू फिर हम लिख देते हैं 999। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे हमारा ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है जो कि 999 मैंने अभी अभी लिखी है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डायनामिक नेचर में होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यार हमने कॉन्स्ट यूज़ किया है। कॉन्स्ट का मतलब होता है यार हमारा जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी हमने जो प्राइस प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर लिया। अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल को कॉन्स्ट करता हूँ और फिर अगर मैं उसको चेंज करना जाऊँगा तो वो हमको एरर दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में वो नहीं होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप है, ना कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उस वजह से हमारा जो रीडिक्लेरेशन है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख के सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का एरर हमको दिख रहा है क्योंकि हम कांस्टेंट वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे यार ऑब्जेक्ट्स कैसे डायनामिक नेचर के होते हैं। अब यार ये तो एक तरीका हमने देखा है ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का, लेकिन ये इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इसमें आपको अगर मान लो एक और नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा कोड जो है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट करना होगा और फिर आपको इस वेरिएबल का नाम ऑफ कोर्स दूसरा रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स 2 और फिर आपको अंदर की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करना होगा, जो कि यार कोडिंग का एक जो मेन कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, उसको वॉयलेट कर रहा है। मतलब हम बार बार हमारे कोड को रिपीट कर रहे हैं जो कि हमको नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से यार ये जो चीज़ है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो हम दूसरे तरीके भी अभी देखेंगे। अब इसको मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ और एक बार आपको दूसरे तरीके बता देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या तरीका होता है, तो बेसिकली हम फैक्ट्री फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बना सकते हैं और वो हमारी मदद करेंगे नए नए ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और इसको हम कर लेते हैं कमेंट और उससे पहले मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया, इसको हमने कर लिया कमेंट और अब हम नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्ट्री फंक्शन देखते हैं। तो फैक्ट्री फंक्शन यार बेसिकली नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम है हमारा क्रिएट कोर्स और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे जो कि हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसको। और बाद में हमको यार ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है हम इसी को रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा तो बेसिकली जिस भी वेरिएबल के अंदर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे वो उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। ठीक है, तो एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल्स टू क्रिएट कोर्स। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और फिर हम इसको
वापस पहले की तरह यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स डॉट एनरोल, और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस फैक्ट्री फंक्शन की मदद से बन गया है। लेकिन यहाँ पे भी यार ड्राई कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है, मतलब हम कोड को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोर्स को 2 बार लिखा है और इस वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, और अब वापस मैं सेव करूँ तो सेम हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो हमने इस फंक्शन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी जो वैल्यूज़ है वो प्री डिफाइंड करके रखी है ना, तो हमको उसे हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे। तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक बार टाइटल ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और टाइटल को हम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू में पास कर देंगे। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे टाइटल पास करोगे वो टाइटल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक बार मैं बिना पास किए आपको दिखाता हूँ कैसा ये लग रहा है। तो हम यहाँ पे पूरा जो हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट है इसी को कंसोल करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल जो है वो अभी अनडिफाइंड है क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं किया है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में हमारा जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये यार काफ़ी आसान तरीका है पिछले वाले तरीके से, है ना। अब इसी में यार एक और चीज़ होती है जो कि है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो फिर से मैं इसे हटा देता हूँ एक बार और नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो भी नॉर्मली हम फंक्शन जो कीवर्ड है उसी को यूज़ करके लिखते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कैमल केस यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे हम पास्कल केस का यूज़ करेंगे। अगर आपको याद नहीं है पास्कल केस, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कोर्स लिखना होगा, ठीक है, और उसके बाद में हम हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करवाएंगे और इसके अंदर हम हमारा जो कोड है वो लिख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दिस कीवर्ड का यूज़ करना है। अब दिस कीवर्ड क्या करता है पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली यार ये पॉइंट करता है इस फंक्शन को, और इस फंक्शन के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करने वाले हैं वो हम दिस डॉट ऐसे करके लिखेंगे। तो जैसे कि हमको दिस डॉट टाइटल लिखना है तो दिस डॉट टाइटल लिखा, और उसके बाद में हमारा जो टाइटल है वो भी हम आर्ग्यूमेंट में पास करवा लेंगे और फिर हम यहाँ पे ऐसे दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमको यहाँ पे दूसरा अगर एक फंक्शन डिक्लेयर करवाना है वो भी हम दिस कीवर्ड को यूज़ करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट एनरोल, और उसके बाद में हम यहाँ पे इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन का कंसोल लॉग है उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बन चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू क्रिएट कोर्स, नहीं वो हमारा पिछला वाला फैक्ट्री फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम कोर्स ये जो कीवर्ड है इसका यूज़ करेंगे और इसमें पास कराएंगे हम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, लेकिन हमको यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज़ करना होता है जो कि है न्यू। अब ये कीवर्ड क्या करता है, तो बेसिकली ये कीवर्ड एक पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ये जो दिस का रेफरेंस है वो आपका ये ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट करेगा, और लास्ट में ये जो न्यू कीवर्ड है वो दिस को रिटर्न करवा लेगा इस कोर्स नाम के कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोर्स डॉट एनरोल, और जैसे मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे देख सकते हो सेम आपका जो आउटपुट है वो दिख रहा है ना। और ये हमने यूज़ किया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब इस फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है नेमिंग कन्वेंशन, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने कैमल केस यूज़ किया है क्योंकि हम नॉर्मली कोई भी फंक्शन या फिर वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैमल केस का ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो हम वहाँ पे जो क्लास का नाम होता है वही रखते हैं। अब हालांकि हमने क्लास वगैरह नहीं देखी है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज पहले से पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पास्कल केस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही होगी, और यहाँ पे भी आपको पास्कल केस ही यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यार, यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको हम नॉर्मली एक फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे कोई न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हम नॉर्मली ऐसे कॉन्स्ट लिखेंगे, फिर हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो, और उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर हम बात करें
कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, तो इसके अंदर यार थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है ना। यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया है और साथ में न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। न्यू कीवर्ड क्या करता है, तो बेसिकली वो दिस जो कीवर्ड है उसको पॉइंट करता है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर वो रिटर्न करवा देता है, ऐसे जैसे हम नॉर्मली करवाते हैं। लेकिन वो न्यू कीवर्ड ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है, इसलिए हमको खुद से मैनुअली रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू की वजह से रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इस न्यू को हटाऊँ और यहाँ पे रिटर्न दिस करूँगा तो भी हमारा आउटपुट जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यार हम मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन न्यू कीवर्ड से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बस यार ये था डिफरेंस फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बीच में। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ डिलीट कीवर्ड के बारे में। तो बेसिकली जब भी हम वेरिएबल्स को डिलीट करते हैं तो हम डिलीट कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लेक्चर वेरिएबल बनाया है ना। अब हमको इसको हटाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली इसको कंसोल करके। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है वो अच्छे से चल रहा है ना, 10 हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डिलीट कीवर्ड को यूज़ करके, तो बेसिकली यार किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर हमको हटाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स डायनामिक होते हैं, हम रन टाइम के अंदर किसी भी नए प्रॉपर्टी को बना सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो ये कोर्स के अंदर हमारा टाइटल है, उसे आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डिलीट कोर्स डॉट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइटल है वो डिलीट हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो console डॉट लॉग कीजिए और उसके बाद में अंदर हम लिखेंगे हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यार वो जो टाइटल था वो यहाँ पे हट चुका है डिलीट प्रॉपर्टी की मदद से। और इसी के साथ में यार एक और चीज़ है, जैसे कि मान लो आपको एक नया फंक्शन बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कोर्स डॉट अपने फंक्शन का नाम लिखना है। तो जैसे कि मान लो हमको एक नया फंक्शन बनाना है चेक एनरोलमेंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, चेक एनरोलमेंट इज इक्वल टू फंक्शन और फिर हमारा जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे कंसोल लॉग करवाना है, तो मैंने लिखा कंसोल लॉग और यहाँ पे हम आउटपुट कराते हैं 30 यूज़र्स आर एनरोल्ड, ठीक है। तो अब अगर आप इसे यहाँ पे कंसोल लॉग में देखो तो हमारा जो चेक एनरोलमेंट फंक्शन है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट कीवर्ड की मदद से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट्स में डायनामिकली कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ और अब हम यार जावास्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली यार सबसे पहले मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था और उसमें हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं कुछ और कुछ होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स, और हमने उनके डिफरेंसेस और क्या होते हैं वो सब पढ़ा था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं, और मैं सिर्फ ये कहूँगा नहीं, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से समझाया भी था कि सारे जो हमारे डेटा टाइप्स है वो हमने एक एक करके देखे थे। बूलियन अगर हम डिक्लेयर कर रहे थे तो उसमें टाइप ऑफ में बूलियन दिखा रहा था आउटपुट। तो अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे हमको एक मेथड के बारे में जानना होगा जो कि है कंस्ट्रक्टर मेथड, जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्री डिफाइंड होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया फिर से और इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है वो बना कौन से फंक्शन से है, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, फिर मैंने लिखा कोर्स डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और सी इसका छोटा होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्स फंक्शन जो है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्टली हमको आउटपुट होके दिख रहा है। मतलब ये कहना चाहता है कि यार ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है वो कौन से फंक्शन से बना है, कोर्स फंक्शन से बना है। सिमिलरली इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और ये जो न्यू कोर्स है इसका मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं और आप यार एक बार गैस करो कि ये जो फैक्ट्री फंक्शन है उससे हमने ये न्यू कोर्स बनाया है, तो इसका कंस्ट्रक्टर कौन होगा? क्या ये फैक्ट्री फंक्शन इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या कोई और फंक्शन होगा? एक बार सोचिए, फिर हम एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सेव किया आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो
न्यू कोर्स है उसका कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट फंक्शन। और ये जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है वो नेटिव कोड है, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। और जब भी हम कोई फैक्ट्री फंक्शन या फिर ये ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करके एक फंक्शन बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट अंदर क्या करता है ना, तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये कोर्स, न्यू कोर्स जावास्क्रिप्ट, तो अगर हम कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू ये लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा ऐसे कुछ, जावास्क्रिप्ट लिखेगा कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट और फिर ये इंटरनली ये हो रहा होता है और बाहर हम ये लिखते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को लिटरल कहते हैं। सिमिलरली जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हो, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग लिटरल है, इस चीज़ को हम कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल। ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमाज लिए हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल, और ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्ट्रिंग का। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, तो इसके लिए एक बार मैं इन सब को हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कोर्स है वो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड होते हैं इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो उसको अगर हम एक्सेस करेंगे तो आप समझ जाओगे यार ये एक ऑब्जेक्ट है, जब ही तो इसके पास कुछ मेथड्स है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कोर्स लिखा तो आप देख सकते हो यार नीचे हमको इसका आउटपुट दिख रहा है जो कि है एक स्ट्रिंग, लेकिन अगर मैं डॉट लिखूं तो आप देख सकते हो डॉट लेंथ जो कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दिख रही है ना। और उसी तरह से यार बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि टू लोअर केस, तो इससे बेसिकली ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है, टू अपर केस होता है, और बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ स्ट्रिंग के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन यार ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है तो ये रेफरेंस डेटा टाइप से डिफरेंट होंगे, मतलब इनके जो ऑब्जेक्ट्स है वो इम्यूटेबल है। इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डायनामिक नेचर के होते हैं, मतलब हम रन टाइम में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होते हैं, है ना। लेकिन ये वाले जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो सारे है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन क्योंकि वो प्री डिफाइंड है उसके अंदर जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ है वो जो पहले से आ रही है सिर्फ उन्हीं को हम एक्सेस कर सकते हैं, हम कोई नई प्रॉपर्टी या मेथड उसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इम्यूटेबल है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कोर्स डॉट मान लो XYZ इज इक्वल टू कुछ भी कर देता हूँ तो उसका आउटपुट अनडिफाइंड ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार मैंने पहले XYZ लिखा, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाली, लेकिन अगर हम फिर से उसको कंसोल करवा रहे हैं तो उसका आउटपुट अनडिफाइंड ही आ रहा है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। आप चाहे कुछ भी कर लो उसके अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली वेरिएबल्स की और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली फंक्शन भी एक रेफरेंस डेटा टाइप का ही पार्ट है, मतलब फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो कोर्स फंक्शन है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा कि ये फंक्शन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये आप क्या बोल रहे हो, तो इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्स डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कंस्ट्रक्टर है फंक्शन। तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है फंक्शन, ठीक है। और ये भी एक जावास्क्रिप्ट इंजन का ही पार्ट है, तो ये नेटिव कोड हमको नहीं दिखेगा, है ना। और हम इसको यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मान लो इस फंक्शन मेथड को हमको यूज़ करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है और उससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देते हैं और ये जो वेरिएबल है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोर्स इज़ इक्वल टू, सॉरी कोर्स हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो कोर्स -1 करते हैं हम और इज़ इक्वल टू न्यू, क्योंकि हम ये इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक आर्ग्यूमेंट्स हमको इसके अंदर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होने वाला है उस फंक्शन का जो भी आर्ग्यूमेंट हम देना चाहते हैं। तो बेसिकली इस केस में हमारा टाइटल जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है पहला, और उसके बाद में उस फंक्शन का कोड। तो
तो ये जो पूरा कोड है वो हमको एज इट इज़ यहाँ पे देना होगा, लेकिन हम इसको स्ट्रिंग लिटरल में नहीं डाल सकते, इसलिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। बैकटिक्स क्या है, तो एस्केप की आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे एक आपको साइन दिख रहा होगा, उसे हम बैकटिक्स कहते हैं। तो उसको आप प्रेस कीजिए और उसके बाद में अपना जो कोड है वो आप एंटर करके पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बैकटिक्स के अंदर यार मल्टीपल लाइन के कोड एक्सेप्टेड है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करते हैं और ये बन चुका है हमारा फंक्शन। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, जैसा हमने यहाँ पे कोर्स बनाया था, ठीक है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। और ये जो आपने किया है ना, वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से करता है। तो आपने ये लिख दिया, लेकिन बाद में जावास्क्रिप्ट इंजन में जब जाता है ये कोड, तो वो ऐसा कुछ करके आपका जो कोड है वो फंक्शन नाम के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर पास करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये सुनने में, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स पे मत जाना, आप समझो कि ये फंक्शन जो है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये खाली नाम है उस फंक्शन का, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉन्स्ट course2 लिख देता हूँ और इसमें सी में छोटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू कोर्स -1, ठीक है। तो ये जो सेम हमारा जो कोर्स ऊपर हम डिक्लेयर कर रहे थे, उसी तरीके से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। और अब हम course2 डॉट एनरोल यूज़ करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, पहले इसको क्लियर किया, सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर सक्सेसफुली एनरोल्ड हमारा चल रहा है, मतलब ये कोड एकदम आसानी से अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यार प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने इस कोड को हटा दिया है और अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैं नंबर बना देता हूँ, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, console log, और इस नंबर को यहाँ पे मैं कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस नंबर को कर लिया, अब हम नंबर 2 को कर रहे हैं। अब मैंने जैसे ही सेव किया, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हमारा 10। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली आपने यहाँ पे नंबर सबसे पहले असाइन किया, उसकी वैल्यू थी 10, फिर यहाँ पे नंबर 2 असाइन किया और उसकी वैल्यू क्या रखी आपने, नंबर। लेकिन यहाँ पे जब आप इस वैल्यू को पास करते हो, तो बेसिकली आपने जो पिछला वेरिएबल यूज़ किया है उसकी जो वैल्यू थी अंदर 10, वो यहाँ पे पास हो रही है। वापस बोल रहा हूँ, पहले वाले में वैल्यू पास हुई है 10 क्योंकि आपने डायरेक्टली वैल्यू लिखी थी, लेकिन दूसरे में आपने एक वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास हो रही है। तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के दिखा देता हूँ, पास बाय वैल्यू, इस चीज़ को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे नंबर इज इक्वल टू 15 करते हैं, सेव करते हैं। अब बताओ यार इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहला आना चाहिए 15 और दूसरा आना चाहिए 10, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो पहला आ रहा है 15 और दूसरा आ रहा है 10, जैसा कि हमने सोचा था, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं सेम चीज़ यहाँ पे फिर से करने वाला हूँ, और यहाँ पे पहले हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस डेटा टाइप में मैं ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो फंक्शन की मदद से भी देख सकते हो ये सेम चीज़ को करके, या फिर एरेज या कोई और रेफरेंस डेटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको वो भी यूज़ करके बताऊंगा, फंक्शन भी। तो पहले हम ऑब्जेक्ट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर मैंने डाली वैल्यू नंबर, और नंबर इज़ अ की, और प्रॉपर्टी में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट obj2 इज़ इक्वल टू obj, ठीक है। उसके बाद में फिर से हम console log करेंगे obj को और फिर obj2 को, ठीक है। अब जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे नंबर 10 दोनों के अंदर
की वैल्यू पेयर हमको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर तो पास बाय वैल्यू हुआ, लेकिन यहाँ पे होता है पास बाय रेफरेंस। हाँ, यहाँ पे पास बाय वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे पास बाय रेफरेंस होता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। एक ऑब्जेक्ट लिटरल से हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके बनाया होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैकएंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, और जैसी ये चीज़ होती है यहाँ पर मेमोरी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बन चुका होगा और स्टोर हो चुका होगा। फिर जैसे ही आप दूसरे वेरिएबल को बनाओगे और उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उसकी वैल्यू जो कि ये है एज इट इज़ पास नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो 10 था वो एज इट इज़ पास हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो पास होती है। तो हर वेरिएबल की एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि हमको कहीं से मिलती नहीं है, लेकिन इंटरनली जावास्क्रिप्ट एक वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन देगा और उसके अंदर ये वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो एक मेमोरी लोकेशन में है, और ये जो मेमोरी लोकेशन है वो इसके अंदर जा चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है दोनों वेरिएबल्स के अंदर, तो पहला और दूसरा दोनों वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने चेंज तो किया है खाली ओबीजे को, लेकिन OBJ2 भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का आउटपुट जो है वो 15 आ रहा है, जबकि मैंने चेंज किया है सिर्फ एक ही वेरिएबल को। ठीक है, तो ये था पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उससे पहले मैं ये सारा कंसोल लॉग और ये हटा देता हूँ, है ना। और तो नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ यार पास बाय वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं, और हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को पास बाय वैल्यू से कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ नया, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट कोर्स, और इज़ इक्वल टू में हम लिखेंगे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ हमने पहले बनाया था इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो ऊपर की सारी वैल्यूज़ है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में यार यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिर से जावास्क्रिप्ट, और अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। अब हमको इसको क्लोन करना है, तो क्लोन करने के लिए यार नया वेरिएबल बनाते हैं नीचे, और उसके अंदर course1 लिख देते हैं, और उसके बाद में इसको हम कॉपी करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉट 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 डॉट, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको कॉपी करना है उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की जितनी भी वैल्यू और पेयर्स है वो पूरे यहाँ पे एक एक करके बाहर आ जाते हैं, और सेम ऑर्डर में हमारे यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स, और आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट हमको दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं course1 टाइप करूँ तो यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेम टू सेम। और अगर मैं किसी एक की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो फिर से देखते हैं क्या हमारी दूसरी वैल्यू भी चेंज होती है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने course1 का जो टाइटल है वो कर दिया C++, और अब हम इसको सेव करके फिर से course1 टाइप करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो C++ आ रहा है, और अगर मैंने कोर्स किया तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इसको कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट एक और तरीका होता है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड होता है जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, तो हम उसका यूज़ करके देखेंगे। तो सिमिलरली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 6 बना हुआ, हम इसको हटा देते हैं, और फिर से मैं कॉन्स्ट कोर्स लिख के इसके अंदर एक मेथड यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और इसके अंदर क्या डालना होता है, तो बेसिकली एक टारगेट और एक सोर्स डालना होगा। तो टारगेट में बेसिकली आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट डालो, और उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा टारगेटेड ऑब्जेक्ट था वो डाल दिया है, जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट होगा, और उसके साथ में ये जुड़ जाएगा। और अगर आपको और ऑब्जेक्ट डालने हैं तो आप कॉमा करके जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स डालने हैं उतने ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है,
तो हमको खाली एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है इसमें, तो हमने यहाँ पे ये जो कोर्स है वो लिख दिया। लेकिन ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम है इसको मैं फिर से _1 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, और इसको एक बार क्लियर करते हैं और फिर से वही सेम चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा और कोर्स 1 लिखा, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है सेम वैल्यूज़। और अगर हम कोर्स 1 डॉट टाइटल फिर से C++ कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। आप आसानी से देख सकते हो यार, कोर्स और कोर्स 1 में अगर मैं स्विच करता हूँ तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो ये था दूसरा तरीका। अब एक और तरीका है वो जान लेते हैं। तो उसके लिए यार बेसिकली आपको फॉर लूप आने चाहिए। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट के अंदर लूप कैसे करते हैं वो आना चाहिए, जो कि मैंने आपको शायद पिछली लूप्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन उस वक्त हमने ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था। इसलिए यार एक बार फिर से चलते हैं, देख लेते हैं यार कैसे हम लूप्स का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं फॉर इन लूप का यूज़ करता हूँ। तो फॉर लेट की इन कोर्स, और फिर हम यहाँ पे नीचे कंसोल करवाते हैं, console.log की कॉमा कोर्स की। तो इससे बेसिकली की वैल्यू पेयर जो है वो हमारे आउटपुट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, और अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल, जावास्क्रिप्ट और एनरोल, और वो जो फंक्शन है वो पूरा हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था फॉर इन लूप। और इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो की वेरिएबल है वो हर की पे जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है कोर्स और ब्रैकेट के अंदर की। अब फॉर इन लूप के अंदर क्या हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर एक तो की आ रहा है। अब की क्या है, तो बेसिकली इस कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है टाइटल, वो हमारी यहाँ पे आउटपुट में आ रही है। फिर जो एनरोल है वो भी एक की है, तो वो हमारा जो आउटपुट में है वो आ रहा है। और कोर्स ब्रैकेट की जो हमने लिखा है उससे जो उसकी वैल्यू है वो आउटपुट कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लूप है फॉर इन। दूसरा एक और लूप हम यूज़ करके देखते हैं, जो कि है फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे फिर से आपको ऑब्जेक्ट का एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो कि है वैल्यूज़, और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ आएगा यहाँ पे। वैल्यूज़ से एक्चुअली उनकी वैल्यूज़ आ जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिखेंगे ताकि हर ऑब्जेक्ट की यहाँ पे की जो है वो हमको मिल जाए। और यहाँ पे मैं कोर्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी हम की कर देते हैं क्योंकि हमको की चाहिए हाल फिलहाल। और जो बाकी की चीज़ है कंसोल लॉग वो हम सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहले लिखा था वही मैं फिर से यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, सबसे पहले तो की और कॉमा में कोर्स की। ठीक है, अब एक बार हटा के फिर से सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है, वो हमको कीज़ का पूरा एक एरे बना के देता है। अब एरे आपको अगर नहीं पता तो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली आपको क्या आउटपुट करेगा, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे टाइटल है वो, और दूसरा जो है एनरोल, वो यहाँ पे आउटपुट इसने किया। तो ये चीज़ यहाँ पे आउटपुट हो रही है। और क्योंकि फॉर ऑफ लूप जो है वो एरेस के लिए बना है, तो वो हर एक आइटम एरे का लूप करवाता है। और क्योंकि यहाँ पे पहला आइटम था टाइटल, तो वो चीज़ यहाँ पे आउटपुट हो गई, और उसके साथ में उसका जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो भी हमारी यहाँ पे आउटपुट हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम यार इन दोनों लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ लूप्स की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमको यार, बस यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट कोर्स _1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम हर वैल्यू जो यहाँ पे आउटपुट हो रही है उसको यहाँ पे हम इस कोर्स -1 जो हमने बनाया है वेरिएबल, इसके अंदर कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है की इज इक्वल टू कोर्स की। एक्चुअली यहाँ पे कोर्स _1 आएगा। ठीक है, कोर्स _1 की इज इक्वल टू कोर्स की। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा तो आप देख सकते हो यार ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ चुका है। या फिर हम कंसोल लॉग ना करें तो यहीं पे सीधा आके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है, और कोर्स 1 लिखा तो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो दिख रहा है, ठीक है। तो बस यार इसी तरह से आप पिछला वाला अगर लूप को यूज़ करो तो भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो बस यार हमने अब सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में कवर कर ली है, और अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यार कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जैसे कि मैथ, डेट एंड टाइम, और वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस यार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल श्योरली कैच यू अप गाइस इन द नेक्स्ट वन।